एक आत्मा की यात्रा, चैप्टर 8। अभी तक के चैप्टर्स में आपने पढ़ा कि किस तरह से फिज़िकल वर्ल्ड से सोल एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू सूक्ष्म जगत में जाती है, एस्ट्रल वर्ल्ड में जाती है। फिज़िकल वर्ल्ड की चीज़ें, एस्ट्रल वर्ल्ड की चीज़ें बहुत मायने में एक दूसरे से सेम हैं। ये जो हमारी बॉडी है, फिज़िकल बॉडी को छोड़ने के बाद सोल जो एस्ट्रल बॉडी में ट्रैवल करती है, तो सबसे पहले फर्स्ट डायमेंशन खंड में, पहले खंड में पहुंचती है। इस चैप्टर 8 में 7 खंडों को एक्सप्लेन किया गया है। पहला खंड जहाँ पे सोल सबसे पहले पहुंचती है, वहाँ ऐसी सोल्स होती हैं जो मटीरियलिस्टिक अभी हैं, जो अटैच्ड हैं फिज़िकल वर्ल्ड के मटीरियलिस्टिक चीज़ों से। इसलिए यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, ज़्यादा सोल्स होती हैं और शोर भी होता है। यहाँ पे सोल सिर्फ सोच मात्र से जो उसे चाहिए वो पा सकती है, तो मोस्टली वो अपने मटीरियलिस्टिक चीज़ों से अटैच्ड रहती है। इसी तरह यहाँ से सोल जब थोड़ा सा और डेवलप्ड इवॉल्व होती है, तो वो कुछ सोल्स यहाँ से इवॉल्व होकर सेकंड डायमेंशन में जाती हैं, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों से अटैच्ड नहीं है। वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों से अटैच्ड है, इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई है। और यहाँ पे भी सोल 200-300 साल तक यहाँ पे रहती है, क्योंकि अभी उसका ये मटीरियलिस्टिक चीज़ों से अटैचमेंट गया नहीं है। थोड़ा यहाँ पे थोड़ा शोर कम होता है, भीड़ कम होती है। जब सोल यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड कर चुकी होती है और रियलाइज़ करती है, बोर हो जाती है यहाँ के सोच से, यहाँ भी बहुत चीज़ों को, बहुत लग्जरीज़ को एंजॉय करती है। फिर जब बोर हो जाती है तो वो सोल हायर डायमेंशंस में जाने के लिए प्रयास करती है और तब ऐसी इच्छा जाहिर करती है और उसके लिए एफर्ट्स करती है। थर्ड डायमेंशन में मोस्टली ऐसी सोल्स होंगी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ऑफकोर्स ऊपर उठ चुकी होंगी, क्योंकि तभी तो वो थर्ड डायमेंशन में पहुंचेंगी। ये आपने पहले के चैप्टर्स में भी समझा है। और यहाँ पे मोस्टली ऐसी चीज़ों पे ये सोल्स काम करती हैं जिसको लेकर ये नेक्स्ट बर्थ में आगे पैदा होती हैं और नेक्स्ट बर्थ में इसको आगे कंटिन्यू रखना चाहती हैं। यहाँ पे आर्टिस्ट्स, म्यूज़िशियंस, ये ज़्यादा ऐसी वाली सोल्स ज़्यादा होती हैं, बहुत फोकस्ड होती हैं और बहुत फोकस्ड होके, बहुत डूब करके अपना काम करती हैं। तो एक जो माइंडफुलनेस फैक्टर है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि इन्हें पता है ये बहुत टाइम भी 2 डायमेंशन में स्पेंड करके आई हैं और इन्हें पता है कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए अब ये इवॉल्व होकर थर्ड डायमेंशन में हैं, यहाँ पे अपने को ग्रो करेंगी और ये क्वालिटीज़ को ले करके ये नेक्स्ट बर्थ में जाएंगी। इसलिए आप देखेंगे कि हर एक पर्टिकुलर पर्सन का एक कुछ इंटरेस्ट एरिया ज़रूर होता है। किसी का म्यूज़िक होगा, किसी का कुकिंग होगा, किसी का बहुत आउट ऑफ द वे जाकर इंटरेस्ट एरिया होता है। तो हर किसी का कुछ ना कुछ रहता है, क्योंकि वो इवॉल्व होकर वहाँ से वैसे होकर आती है। गुरु और शिष्य के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया गया है, जिसे हम सभी को जानना चाहिए। गुरु के बारे में यहाँ पे बताते हैं कि गुरु ऐसी सोल्स होती हैं जो करीब 1000 साल पहले सामान्य इंसान थे। फिज़िकल वर्ल्ड में वो एक नॉर्मल इंसान थे, वो लर्निंग ले चुके हैं अब इतने दिनों में और इवॉल्व होकर, डेवलप होकर यहाँ से फिर वो एक गुरु के पोजीशन पे आते हैं नेचुरली। अब क्योंकि बॉडी छोड़ने के बाद इन्हें अपने फिज़िकल वर्ल्ड से बहुत प्यार होता है और वहाँ की ग्रोथ, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए ये स्टिल अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। तो ये लोग अब डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो अब एक माध्यम के थ्रू करते हैं और वो माध्यम होते हैं इनके शिष्य। जैसे सपोज़ मैं अगर यहाँ पे एक हीलर हूँ, तो मैंने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रेकी सीख रखा है, तो मेरे गुरु मेरे थ्रू अपना कुछ यहाँ की ग्रोथ डेवलपमेंट का जब कुछ उन्होंने ज़रिया रखा होगा मुझे, हम बार बार कहते हैं ना कि मैंने कुछ नहीं किया, हमारे गुरु ने किया, तो वो एक ज़रिया होगा इस सोल का, जिसको यूज़ करके वो किसी के लाइफ में चेंज ला रहे होंगे, किसी को कोई गाइडलाइन दे रहे होंगे। तो ये एक रिलेशन गुरु शिष्य का यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ये शिष्य जो होते हैं वो फिज़िकल वर्ल्ड में हैं, पर उतने डेवलप नहीं हुए हैं जितने इनके गुरु हुए थे। हालांकि इनको टाइम टू टाइम
गुरु टेस्ट भी करता है और डेवलप होने के लिए अवसर भी देता है। हर लेवल पर उनको कॉन्शियस करता है, अवसर देता है, और फिर उनके डायरेक्शन से ये लोग कुछ काम करते हैं। कभी कभी गुरु के डायरेक्शन से कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसको हम चमत्कार का नाम भी देते हैं। तो धीरे धीरे ये लोग भी, ये जो शिष्य होते हैं जो फिज़िकल वर्ल्ड में, गुरु भी कभी इसी पोजीशन पे था। ये शिष्य भी पहले एक सामान्य इंसान थे। धीरे धीरे शिष्य अपने को डेवलप करके गुरु ने उन्हें चूज़ किया और उन्होंने कुछ सीखा, पढ़ा, साधना की और शिष्य में आ गए। अब ये शिष्य भी कुछ दिन अपने पे ये सोल वर्क करती रहेगी, अपनी जर्नी करती रहेगी, और कुछ दिन, कुछ जन्मों, सालों, डिपेंड करता है, उसमें वो गुरु के रूप में आ जाएगी और इवॉल्व हो जाएगी। तो फिर इन्हें भी फिज़िकल वर्ल्ड में जन्म लेने की नीड नहीं होगी। लेकिन एस्ट्रल वर्ल्ड से जब इन्हें फिज़िकल वर्ल्ड में लोगों का कल्याण करने का, क्योंकि इनको बाय डिफ़ॉल्ट उन लोगों से बहुत प्रेम होगा और इनके लाइफ का एक पर्टिकुलर पर्पस होता है, ये लाइफ पर्पस पे बहुत काम करते हैं, तो वो किसी न किसी शिष्य को माध्यम बना करके अपने उस पर्पस को पूरा करेंगे। तो यहाँ पे मॉन्क ने बताया कि तुम भी अभी अगर इस मुझसे ये बातें सुन रहे हो और इस बुक को लिख रहे हो और इस टॉपिक को लोगों तक पहुँचा रहे हो, तो तुम्हारी लिखी बुक ये तुम्हारे लाइफ पर्पस का एक हिस्सा है और तुम्हारे ज़रिए ये चीज़ मैं भी कर रहा हूँ। तो मेरे या तुम्हारे ज़रिए जिन लोगों तक ये मैसेज जाना है, इस टॉपिक को जिन लोगों को एक्सप्लोर करना है, जिन लोगों के बहुत सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, जो कि हमारे और तुम्हारे सोल प्लान में था, वही लोग तुम्हारी इस बुक को पढ़ेंगे, वही लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से आज मैं अपने इस YouTube चैनल के थ्रू आपको समझा रही हूँ कि इस बुक में क्या है, तो कहीं ना कहीं ये मेरा रोल होगा आपके कुछ सवाल का जवाब देने के लिए, या आपको एटलीस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट देने के लिए कि यहाँ से आप इस टॉपिक को एक्सप्लोर करो या फिर इस डायरेक्शन में सोचना शुरू करो कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या कर सकते हो। बहुत लोगों ने मुझे अभी फीडबैक भी दिया है कि चैप्टर्स को पढ़ते पढ़ते उन्होंने कई सारे हॉबी क्लासेस को एनरोल किया है, क्योंकि वो एक उनके लिए शायद ये एक स्टार्टिंग पॉइंट या ये एक ट्रिगर पॉइंट होगा, ये चैप्टर, एक पर्टिकुलर चैप्टर। तो ऐसे ही सबकी लाइफ में एक रोल है। गुरु शिष्य की सिस्टम को समझाते हुए ऋषियों ने को बहुत अच्छे से समझाया गया कि हमारी इच्छा शक्ति ना हमें सब कुछ दिला सकती है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें बिना इच्छा शक्ति के मिलेगी। हमारे खुद के अंदर वो चीज़ होनी चाहिए कि ये हाँ, मैं किसी के लिए कुछ करना चाहता हूँ या मैं अपने सोल पर्पस में बढ़ना चाहता हूँ, तो आपको यूनिवर्स खुद हेल्प करेगा। और आपके जो गुरु हैं जो कहीं एस्ट्रल वर्ल्ड में है, वो सबसे पहले आपकी हेल्प के लिए आगे आएंगे। डायमेंशन 3 के बाद डायमेंशन 4 रहते यहाँ भी आर्टिस्ट्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, लेकिन ये लोग मोर ऑफ इतने खुश नहीं रहते हैं। कहीं ना कहीं इनके अंदर एक गिल्ट फैक्टर होता है। गिल्ट उन चीज़ों के लिए होता है जो कर्मा इन्होंने फिज़िकल वर्ल्ड में किया है, जिसको ये मिटा नहीं सकते। कुछ कर्माज ऐसे हैं जिनको हम मिटा ही नहीं सकते हैं, तो उसका एक जो गिल्ट रहता है, आउट ऑफ दैट गिल्ट वो एस्ट्रल वर्ल्ड में उसको ओवरकम करने के लिए ये दूसरों की हेल्प करते हैं। और ये मोर ऑफ अकेले रहना पसंद करते हैं। ये रिसर्च वर्क में लगे रहते हैं। जैसे कि कोई डॉक्टर है, वो रिसर्च करता है, वो रिसर्च करते हैं, फिर फिज़िकल वर्ल्ड में अपनी सारे रिसर्च को, जिस तरह आपने पहले देखा ना कि गुरु अपनी चीज़ों को शिष्यों के माध्यम से करता है क्योंकि उसको एक कनेक्शन के लिए कोई चाहिए, वैसे ही ये 4th डायमेंशन की जो सोल्स हैं वो अपने रिसर्च वर्क को अब रिसर्च करके कैसे अर्थ पे आएँ और कैसे फ़िज़िकल वर्ल्ड के लोगों की हेल्प करें। तो वो फ़िज़िकल वर्ल्ड में जो किसी पात्र को चुनती हैं, एक डॉक्टर अगर कोई रिसर्च कर रहा है तो वो किसी एक डॉक्टर को चुनेगा और उसके ब्रेन सेल्स में अपनी इस रिसर्च को, इस न्यू आइडिया को डाल देगा,
तभी होता है ना कि अचानक से हम कोई इन्वेंशन कर देते हैं, अचानक से हमें कोई आइडिया आता है और हम बहुत बड़ा एक चेंज लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला पाते हैं। तो ये ऐसे होता है, जो हम कहते हैं ऊपर वाले की मेहरबानी है, इस तरह से। फिर डायमेंशन 5, डायमेंशन 6 में भी ऐसे लोग रहते हैं, ऐसी सोल्स रहती हैं जो पूरे मास, ह्यूमन मास के हित के लिए काम करती हैं। ये मोर ऑफ जैसे डायमेंशन 4 में रिसर्च वर्कर्स थे, यहाँ पे फिलोसोफर्स होते हैं। ये लोग बड़े स्केल पे काम करेंगे, मतलब राष्ट्र के हित के लिए लोगों के मन में ऐसी आइडियाज़ देंगे जिनसे कि सारे राष्ट्र का भला हो जाए। जैसे कुछ खेती करने के मेथड डाल देंगे, कुछ कभी कोई बहुत बड़ी विपत्ति आई, नेचुरल कलामिटी वगैरह आई, सुनामी है, भूकंप है और बहुत सारी सोल्स एक साथ डिपार्ट हो रही हैं, तो ये लोग क्या करेंगे कि उन सोल्स को डिपार्ट कराने में हेल्प करेंगे। तो ये इस काम में लगे रहते हैं। अलग अलग डायमेंशन, अलग पर्पस, अलग इवॉल्व होने का लेवल सोल का, और उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग तरीके से फिज़िकल वर्ल्ड से भी जुड़े रहते हैं। 7 डायमेंशन में और ज़्यादा इवॉल्व सोल होंगी, ऑब्वियस है। मटीरियलिस्टिक बिल्कुल नहीं होंगी। ये वो लोग होंगे जो फिज़िकल वर्ल्ड में हमेशा ध्यान साधना में लगे हुए रहे हों, जो बहुत मौन रखते हों, जो वहाँ पे फूड, कहते ना कि फूड वगैरह बहुत नहीं खाते हों, प्राण ऊर्जा से जीते थे और अब एस्ट्रल वर्ल्ड में भी यही कर रहे हैं। ये किसी से कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो की हुई जो सोल्स होती हैं वो 7th डायमेंशन में होती हैं, और इनका काम भी अकॉर्डिंगली वैसे ही होता है। लेकिन ये फिज़िकल वर्ल्ड के लोगों से फिर नो कांटेक्ट में रहती हैं, और ये बात नहीं करती हैं, ये बोलती नहीं हैं, कोई बातचीत नहीं करती हैं। जब पृथ्वी पे भी ये लोग रहते थे, जब मानव शरीर में, तो भी ये लोग मौन में रहना, ध्यान में रहना, ऐसे रहते थे। तो यहाँ पे ऋषिल्यू को बताया मॉन्क ने कि यहाँ पे एक जर्नी समझो, जिस तरह से फिज़िकल वर्ल्ड में एक जर्नी हमारी पूरी होके हम एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं डेथ के थ्रू, वैसे ही यहाँ पर 7th डायमेंशन में तुम्हारी एक जर्नी फिर से ख़त्म होती है, एक नई डेथ होती है, हालांकि वो पेनफुल नहीं होती है, और यहाँ से फिर तुम्हें अपना ये आवरण छोड़कर नए आवरण को धारण करके आगे के वर्ल्ड में जाना होता है, जिसको मानस लोक कहते हैं। तो अभी हम पहले भौतिक लोक में थे, फिज़िकल वर्ल्ड में, वहाँ से डेथ हुई तो सूक्ष्म लोक में आए, एस्ट्रल वर्ल्ड में। अब यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर जर्नी के बाद यहाँ से फिर एक डेथ होती है और हम जाते हैं मानस लोक में, जिसको आगे एक्सप्लेन किया गया है चैप्टर 10 में। जिस तरह से फिज़िकल वर्ल्ड से एस्ट्रल वर्ल्ड जाने के लिए स्पिरिट गाइड्स आते हैं और आपको लेकर जाते हैं, उसी तरह यहाँ भी सूक्ष्म लोक से, एस्ट्रल वर्ल्ड से मानस लोक में जाने के लिए विकसित गाइड्स आते हैं और आपको आगे ले जाने में आपकी हेल्प करते हैं। इसके ऊपर भी एक और नई जर्नी होती है। तो इस तरह से जर्नीज़ जो हैं वहाँ, यहाँ पे ख़त्म नहीं है, डेथ के बाद नई जर्नी है, उसके बाद एक नई जर्नी है। तो इस तरह से जर्नीज़ चलती रहती हैं। इतना समझाकर मॉन्क ने ऋषिल्यू से कहा कि अब तुम अपने, कल जब मैं आऊँगा तुमसे मिलने, तो तुम्हें मैंने बहुत कुछ समझा दिया है। एक और यहाँ पड़ाव पूरा हुआ। अब तुम अपने क्वेश्चंस की लिस्ट बना लो, एक प्रश्न सूची, क्वेश्चनायर बना लो, और फिर कल जब मैं आऊँगा तो तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे, मैं उनको एक एक करके अच्छे से तुम्हें आंसर करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे मन में अब बहुत क्वेश्चंस आ चुके होंगे। तो चैप्टर 9 में आप सुनेंगे कि ऋषिल्यू ने मॉन्क से 11 क्वेश्चन पूछे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और बहुत मीनिंगफुल हैं। तो फिर आपको इन 11 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के साथ चैप्टर 9 में मिलूँगी। नमस्ते।